KFL Academy. Hi friends, welcome to channel KFL Academy. दोस्तों, आज फिर मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। आइए हम उसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कहाँ गलती है और ये गलती क्यों है। तो इस क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। इंस्टेड ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस। दोस्तों, मैं आपको बताया था कि जब भी कोई वाक्य आप बनाते हैं तो उसको पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ठीक से समझें। इसमें क्या कह रहा है कि उसके बिजी और हार्ड लाइफ के बावजूद भी वह हमेशा फ्रेश रहता है और तरोताजी रहता है। तो अर्थ है के बावजूद, दिया हुआ क्या है इंस्टेड ऑफ, यानी के बदले में, जो पूर्णतया गलत है। तो आइए इसमें हम सुधार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, या इंस्टेड का जो प्रयोग किया हुआ है ये बदलना पड़ेगा। इससे मतलब क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसे हमें इंस्टेड ऑफ को हमको बदलना पड़ेगा। इसके बदले हम क्या प्रयोग करेंगे, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ। देखिए, ओके दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इंस्टेड के बदले हम प्रयोग करेंगे इन स्पाइट ऑफ। फ्रेंड्स, one thing more you should understand that इन स्पाइट के साथ ऑफ प्रिपरेशन का प्रयोग होता है, लेकिन जब डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं तो ऑफ का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ या इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ। ओके, इस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1, यानी फॉर्मूला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स and has been affected by other factors. Very simple and very easy. Issues, it indicates plural number of noun. That means plural verb should be used. Are is used, जो plural है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। आगे देखिए, and has been. Now put focus on it. Has is singular. Subject is plural. This is not suitable. Then we should change it. What should happen? It should be have, not has, because it is plural number. तो क्या हो जाएगा, the issue are complex and have been affected by other factor. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी 2. I think you should not have any problem. क्योंकि हम बता चुके थे कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट इश्यूज है जो प्लूरल है तो वर्ब है होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ही हैड लुक्ड अपॉन मी लेवल एट फॉर ए मोमेंट बिफोर ही स्पोक। दोस्तों, कहना ये चाह रहा है कि बोलने से पहले वो मुझ पर एक देखा था। तो देखने के लिए प्रयोग करते हैं लुक एट, लुक अपॉन नहीं। यहाँ क्या है, यहाँ प्रयोग किया गया लुक अपॉन। अपॉन का प्रयोग यहाँ पर सुटेबल नहीं है। इसको क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, किस चीज से, एट से। तो क्या हो जाएगा, ही हैड लुक्ड एट मी। ओके, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपन का प्रयोग हटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा ए। ओके, तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। फ्रेंड्स, फॉर इट्स का जो प्रयोग किया गया है वो गलत है। इट्स किसके लिए प्रयोग किया है, अगर लेडी के लिए प्रयोग किया गया है फिर भी गलत है, क्योंकि लेडीज इज ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ होना चाहिए देयर। अगर नहीं प्रयोग किया गया है तो फॉर ए पिकनिक, दिस इज फ्रेजल एक्सप्रेशन। आइए इसे लिख देते हैं। फॉर ए पिकनिक,
दिस इज फेजल एक्सप्रेशन, दैट्स वाई यहाँ पर इट्स का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है। ओके, फॉर इट्स पिकनिक बदले होना चाहिए फॉर ए पिकनिक। ओके, दिस इज फेजल एक्सप्रेशन फॉर ए पिकनिक। तो इसीलिए इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। It was 7 o'clock in the evening when the train steamed into the station. Friends, it was 7 o'clock, मतलब ये 7 बजा है। कब है, पीएम है, एम है, पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इन द इवनिंग लिख दिया है, तो स्पष्ट हो गया यह शाम का 7 बजा है, तो यहाँ तक कोई गलती नहीं है। When the train steamed into the station, steamed into, steamed मतलब होता है आना, भाप छोड़ते हुए, धुआं छोड़ते हुए आना, इसीलिए steamed into ठीक है। ये भी पास्ट टेंस में है और ये भी पास्ट में है, इसीलिए कोई गलती नहीं है। इस तरह से सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, और सेंटेंस का आंसर हो जाएगा 5, नो एरर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। He told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason. Friends, he told me in past tense that he wrote a letter, ये भी पास्ट टेंस। तो यहाँ एक गलती है, चूंकि हम पास्ट में कहते हैं कि वह मुझे कहा, क्या कहा था, कि वह पत्र लिखा था, दैट मीन्स इट शुड बी इन पास्ट ऑफ द पास्ट। ये जो सेक्शन है, ये जो है, ये पास्ट ऑफ द पास्ट है, इसीलिए इट शुड बी हैड रिटन। ओके, बिकॉज ये नरेशन का प्रॉब्लम है, हम रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में रखे हैं, तो रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट सिंपल है तो उसे प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ना कि पास्ट सिंपल में, इसीलिए यहाँ पर रोट के बदले में हैज रिटन का प्रयोग होना चाहिए। ओके, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। सेंटेंस ये कह रहा है कि शिक्षक लड़के को कहे कि किसी व्यक्ति को कठिन मेहनत करना चाहिए अपना लिविंग के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए, जीविका के लिए। तो अपने यानी पोसेसिव फॉर्म दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में ये रूल है कि अगर ही है सब्जेक्ट तो उसका पोसेसिव हिज होगा। आपको इस थोड़ा समझ करके बताते हैं, समझिए। इसे गौर से समझे आप लोग। सब्जेक्ट और इसका पोसेसिव, आई उसका हो जाएगा माई, राइट। ही उसका हो जाएगा हिज। वी उसका हो जाएगा आवा। उसी प्रकार अगर वन रहेगा तो उसके लिए हो जाएगा वंस। क्या हो जाएगा, वंस। कैसे, ऐसे वंस। तो ये गलत है यहां पर, चूंकि यहां सब्जेक्ट क्या है। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, दैट के बाद वन, ये क्या है, मॉडल है, ये वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। इसके लिए दिखा रहे हैं कि अपना अर्निंग, लिविंग के पहले वन का प्रयोग है, तो यहां पर होना चाहिए वंस। तो यहां गलत है, इसको हम क्या करेंगे, वन को चेंज कर देंगे वंस में। क्या हो जाएगा, दैट इज करेक्ट। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। वन आउट टू वर्क हार्ड टू अर्न वन लिविंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8. When I offered him to help which he needed, he persisted in refusing it, so I left him to his fate. Friends, offer. Offer is a transitive verb which take two objects. जिस तरह से give, buy and some other verbs जो दो ऑब्जेक्ट लेता है. जैसे हम क्या कहते हैं, आई गिव हिम ए बुक. यहाँ हिम भी ऑब्जेक्ट है और ये बुक भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं है. उसी तरह से ऑफर भी होता है. आई ऑफर हिम ए जॉब, आई ऑफर हिम फूड, आई ऑफर हिम राइस. तो यहाँ प्रीपोजिशन देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही टू प्लस भी का प्रयोग करने की यहाँ जरूरत है. तो यहाँ जो हेल्प के पहले टू का प्रयोग किया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ हेल्प एज ए वर्ब प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ हेल्प एज ए नाउन प्रयोग हुआ है. कहना ये चाह रहा है कि जब मैं उसको सहायता ऑफर किया, सहायता करना ऑफर किया तो नहीं, सहायता ऑफर किया. तो हेयर ऑफ इज नाउन, इट इज नॉट वर्ब, सो इट शुड बी रिमूव्ड. टू का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, आई ऑफर हिम हेल्प ओनली. ओके, आई ऑफर हिम हेल्प. इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए. यही मिस्टेक है. ऑफर डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हेल्प हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो दोनों के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है. ओके, तो इसीलिए ऑफर, गिव, टीच, बाय इस तरह का वर्ब प्रयोग किया हो, ब्रिंग इस तरह का वर्ब का प्रयोग किया हो, तो जब इसके बाद दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं. हाँ, इसमें एक अंतर है कि जब इस तरह के वर्ब का प्रयोग हम करते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं, तब अर्थ के अनुसार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं. जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गिव यू ए बुक. यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है. लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे तो प्रीपोजिशन का प्रयोग टू या फॉर का प्रयोग होता है. क्या हो जाएगा इसका, तो आई गिव ए बुक टू हिम. तो हिम के बजाय टू का प्रयोग हुआ है. क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके प्रयोग हम पहले किए हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में किए हैं, इसीलिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ा है. लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहले प्रयोग करेंगे, जैसे जो लिविंग थिंग है उसका प्रयोग पहले करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो उसके बाद अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करेंगे. जैसे आई गिव यू ए बुक, आई गिव हिम ए पेन, इट. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. इसका प्रयोग हम पहले ही बता चुके हैं और जब इसका हम वर्ब पढ़ाएंगे इसमें स्पष्ट इसका और चर्चा करेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. He reminded me that he has often told me not to play with fire. Friends, I have told you many times that when the first verb of the sentence is past simple or anything in any place of past, then after that all the verb must be in past only, not present or future. यहाँ आप देख रहे हैं he reminded, this is already past simple और यहाँ क्या है has, which is indication of present. It is not possible. अगर यहाँ रिमाइंडेड पास्ट हो गया है तो ये भी पास्ट वही होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, हैज के बदले हैड. तो क्या यहाँ लिखेंगे हम, दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर. ओके, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. यहाँ पर हैज के बदले हम हैड का प्रयोग कर देंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी 2. तो नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. I would have asked you for dinner if I had known that you are staying here tonight. Friend, this structure which started this sentence has been frequently asked in the examination and I think you have been used to this structure. If subject plus would plus have plus B3, then next clause should be subject plus past perfect tense. तो यहाँ दोनों चीज़ है. यहाँ पर देखिए would have प्लस B3 है और यहाँ पर क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर कोई गलती नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ क्या है, प्रेजेंट है. आपको अभी जस्ट पहले बताए थे कि अगर सेंटेंस में पहला वर्ब ही अगर पास्ट में हो तो आगे का सभी वर्ब पास्ट में ही होना चाहिए. चूंकि जो ये स्ट्रक्चर प्रयोग है उसका भी प्रयोग तभी करते हैं जब पास्ट में कोई कार्य होने वाला होता है या किसी का संभावना होता है वो नहीं हो पाता है, वो बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं.
तो चूंकि हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तो आगे भी पास्ट में ही होना चाहिए। जब यहाँ क्या है, प्रेजेंट कर दिया है, वो गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा, यू वेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेयर। क्यों, क्योंकि सभी कोई पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो यू के साथ प्लूरल होता है, इसलिए वेयर। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर 4। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आशा है आपको कुछ फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए फैक्ट के साथ, फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।